वीडियो में हम धातु एवं अधातु के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार ये सभी क्वेश्चन। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है तो इस गुण को क्या कहते हैं। उस गुण को ध्वनिक या सोनोसोरस कहते हैं। ध्वनिक या सोनोसोरस कहता है। ध्वनि मतलब होता है आवाज़। अगर जो किसी सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न होता है तो यह गुण क्या कहलाता है, सोनोसोरस ध्वनिक कहलाता है। सबसे अधिक तन्य धातु क्या होता है, तो सबसे अधिक तन्य धातु चांदी होता है। 1 ग्राम चांदी से बहुत लंबा हम तार खींच करके बना सकते हैं, है ना। सोना होगा। सबसे अधिक तन्यता सोना होता है। सोना बहुत लंबा तार बना सकते हैं 1 ग्राम सोना से। तो सबसे अधिक तन्य धातु सोना होता है। देखो क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इतना तन्यता होता है सोना। सोना बहुत तन्य होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। कमरे के ताप पर मरकरी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। बी नंबर आंसर होगा, द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमरे के तापमान पर मरकरी द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तो आयोडीन जो है अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। ये तो चमकीला वाला गुण धातु में होना चाहिए, लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। तो आयोडीन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एथोडीनीकरण कहते हैं। एथोडीकरण कहते हैं, ठीक है। एथोडीकरण मतलब एनोडीकरण। एनोड पर बनता है तो एथोडीकरण या एनोडीकरण कहते हैं। एनोडीकरण पर ही एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बन जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है। अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सा सही है। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर फेरस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर जिंक, फेरस, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है। इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। इनमें सबसे अधिक क्रियाशील होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो पहले सोडियम होगा। सोडियम सबसे पहले होता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, इस तरह से। तो यहाँ पर होगा 1 नंबर। 1 नंबर होगा सोडियम। क्वेश्चन नंबर करा 61, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है और पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है, ठीक है। आर्गन के 18 होता है, यहाँ पर गलत है ना। आर्गन के 18 होता है। फ्लोरीन का नाइट्रोजन का 7 होता है। कैल्शियम का 20 होता है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है।
क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। आगे 64 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है। हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। क्वेश्चन नंबर 67। फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 होती है। फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 होती है। आयनिक यौगिक NaCl सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का गलनांक कितना होता है? तो साधारण नमक का गलनांक 1074 डिग्री सेल्सियस होता है। साधारण नमक का गलनांक 1074 डिग्री सेल्सियस होता है। NaCl यौगिक का NaCl साधारण नमक को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि कोबाल्ट कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक गर्म करने से वह ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। कोई भी यौगिक है जो कार्बोनेट अयस्क है, कार्बोनेट अयस्क को सीमित मात्रा में वायु के सीमित मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो वह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। ठीक है, कैल्सिनेशन मतलब निस्तापन कहते हैं। ऑक्साइड में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक मात्रा में गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सल्फाइड वाला कहलाता है भर्जन। सल्फाइड वाला क्या कहलाता है? भर्जन। 1 नंबर आंसर होगा। सल्फाइड वाला भर्जन कहलाता है। यहाँ पर भर्जन लिखा हुआ है, भर्जन। सल्फाइड के अयस्क को भर्जन कहते हैं जब हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, और कार्बोनेट के अयस्क को जब हम गर्म करते हैं सीमित मात्रा में वायु के तो निस्तापन कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहलाता है? लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्रक पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। जंग लग जाना, है ना। वायु के नमी में लोहा बहुत लंबा समय तक रहता है तो जंग लग जाता है लोहे वाला चीज़ में, है ना। तो इसका अभिक्रिया कैसे होगा? लोहा का Fe होता है, इसमें H2O रहेगा, पानी रहेगा, हल्का सा मॉइस्चर रहेगा, तो ये फेरिक ऑक्साइड बना देता है। फेरिक ऑक्साइड बना देता है, हाइड्रोक्साइड। तो इसका परत बन जाता है फेरिक ऑक्साइड का, तो यही इसका क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। इसी कारण से, इसी ऑक्साइड के बनने के कारण, और ये भूरा रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या करा? अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के क्रम को क्या कहते हैं? धातु क्रम। धातु क्रम कहलाता है, है ना। अयस्क से धातु का निष्कर्षण और उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के क्रम को धातु क्रम कहते हैं। 2 नंबर। ठीक है। मेटलॉइड। क्वेश्चन नंबर 73। जंगरोधी स्टील क्या होता है? जंगरोधी स्टील मिश्र धातु होता है। जंगरोधी स्टील मिश्र धातु होता है ना। अब क्वेश्चन नंबर 74। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन सबसे विद्युत ऋणात्मक होता है और ये अधिक अभिक्रियाशील होता है। ये जल्दी अभिक्रिया कर लेता है।
क्वेश्चन नंबर 75, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Na3Al(F6). तो यहाँ पर एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। Na3Al(F6) क्रायोलाइट का सूत्र है, इससे एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा एल्युमिनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है और इससे एल्युमिनियम निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, लेकिन यहाँ पर आंसर होगा फेरस। लोहा जो है कम अभिक्रियाशील धातु है, इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं, फिर भी जंग लग ही जाता है। तो फेरस मतलब लोहा हो जाएगा, यही आंसर, कम अभिक्रियाशील धातु है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, और एक लिथियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन में सिर्फ सोडियम दिया हुआ है, इसलिए सोडियम आंसर होगा। सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 78, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त किया जाता है? तो लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ा करके भी हम जंग से बचा सकते हैं, ग्रीस लगा करके भी इसको हम जंग से बचा सकते हैं, और पेंट कर करके भी लोहे के पैन को, बर्तन को हम जंग लगने से बचा सकते हैं। तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, ग्रीस लगा करके, पेंट लगा करके, जिंक की परत चढ़ा करके लोहा को जंग से बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु क्या होता है? तो सबसे भारी धातु यूरेनियम होता है। यूरेनियम सबसे भारी धातु है। यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु है। अब क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है कि कौन उपधातु है? निम्न में से कौन सा उपधातु है? निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो जर्मेनियम जो है उपधातु है। जर्मेनियम क्या है? उपधातु है। जर्मेनियम उपधातु है, सिलिकॉन उपधातु है, टेल्यूरियम उपधातु है, आर्सेनिक उपधातु है, बोरान उपधातु है। ये सभी उपधातु है। मेन रूप से 7 उपधातु होते हैं, है ना। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम और पोलोनियम। एक पोलोनियम होता है, पोलोनियम। ये 7 को क्या होता है? उपधातु होता है। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम गलनांक सोडियम का ही होता है। सबसे कम गलनांक सोडियम का ही होता है। ये तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। जिसका गलनांक ज़्यादा होगा वह अभिक्रिया देर से करेगा। क्वेश्चन नंबर 82, जस्ता का अयस्क क्या होता है? तो जस्ता का अयस्क होता है जिंक ब्लेंडे। जिंक ब्लेंडे जस्ता का अयस्क होता है, ZnS। जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेंडे होता है। बॉक्साइट जो है वह एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। सिनेबार जो है वह मरकरी का अयस्क है। सिनेबार जो है मरकरी का अयस्क है, और सिनेबार का सूत्र होता है HgS। सिनेबार का सूत्र होता है HgS, और जिंक ब्लेंडे का सूत्र होता है ZnS। यही जिंक का अयस्क है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सिलिकॉन एक उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 84, आभूषण बनने वाला सोना होता है। आभूषण बनने वाला सोना होता है 22 कैरेट का, लेकिन शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का।
इस बात को ध्यान रखिए। आभूषण बनने वाला सोना 22 कैरेट का होता है और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट तत्व मतलब निष्क्रिय तत्व क्या है? निष्क्रिय तत्व हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, ये सभी जो है निष्क्रिय तत्व है, निष्क्रिय गैस है। तो यहाँ पर आर्गन आंसर हो जाएगा। आर्गन, आर्गन क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट तत्व या निष्क्रिय गैस तत्व। क्वेश्चन नंबर 86, ताम्र मतलब तांबा, तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो मैंने बताया था तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। कांसा, काताटी, काताटी, ता से तांबा, टी से तीन और का से कांसा, इसीलिए नाम मैं रखा हूँ काताटी। का से कांसा हो जाएगा और ता से तांबा और टी से तीन, काताटी। मतलब कांसा जो मिश्र धातु है किसका किसका है? तांबा और टीन का। ठीक है, ताम्र मतलब तांबा। क्वेश्चन नंबर 87, सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? सोना की परमाणु संख्या 79 होती है। सोना की परमाणु संख्या 79 है। क्वेश्चन नंबर 88, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु पारा है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु पारा है। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है? क्यूपराइट किस धातु का अयस्क है? क्यूपराइट किस धातु का अयस्क है? तो कॉपर का। क्यूपराइट क्या है? क्यूपराइट जो है वह कॉपर का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 90, गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो गंधक की परमाणु संख्या 16 होती है। गंधक को सल्फर भी कहते हैं। गंधक की परमाणु संख्या 16 होती है। क्वेश्चन नंबर 91, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनात्मक बनाते हैं धातु कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावे अन्य धातु रहने वाला क्या क्या होता है? तो स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावा दूसरा जो तत्व होता है वो निकेल और क्रोमियम होता है। निकेल और क्रोमियम होता है। निकेल और क्रोमियम होता है। आंसर निकेल और क्रोमियम हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में लोहा, कार्बन, निकेल, क्रोमियम होता है। निकेल और क्रोमियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये अगला चौथा चैप्टर का है लेकिन हम डिस्कस कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं। प्रोप। और अल्कोहल है तो अल्कोहल होगा। प्रोपेनॉल, ऑल होता प्रोपेनॉल। तीसरा पर है तो 3 प्रोपेनॉल। 3 प्रोपेनॉल आंसर होगा। डी नंबर 3 प्रोपेनॉल। 3 पर अल्कोहल है ना, तो 1 प्रोपेनॉल होगा क्योंकि सबसे पहले जहाँ पर कार्बो ग्रुप लगा रहता है वो ग्रुप को ही पहले लिखते हैं। तो फर्स्ट कार्बन पर ग्रुप लगा हुआ है तो 1 प्रोपेनॉल होगा। 1 प्रोपेनॉल होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा संयोजक यौगिक है? तो सहसंयोजक यौगिक वही होगा जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से यौगिक नहीं बनता है। तो ये तो बनता है, धातु वाला बनता है सहसंयोजक के
इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, स्थानांतरण से। तो धातु वाला नहीं होगा। पोटेशियम धातु है नहीं होगा, मैग्नीशियम धातु है नहीं होगा, सोडियम धातु है नहीं होगा। ये सभी जो वैद्युत संयोजी यौगिक है, वैद्युत संयोजी यौगिक मतलब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाता है, लेकिन मीथेन में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होता, बल्कि सहसंयोजक होता है, सहसंयोजक होता है, साझा करता है, बराबर बराबर बांट के देता है। तो मीथेन हो जाएगा सहसंयोजी यौगिक। क्वेश्चन नंबर 4, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो वेल्डिंग में एथाइन गैस का उपयोग होता है। बी नंबर, वेल्डिंग में कौन सा गैस का उपयोग होता है? एथाइन गैस का उपयोग होता है। वेल्डिंग में एथाइन गैस का उपयोग होता है। एथाइन गैस का सूत्र क्या होता है? C2H2, C2H2 होता है वेल्डिंग में। खड़िया चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3, CaCO3। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया का। क्वेश्चन नंबर 6, क्या करा? सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या होता है? सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है Na3PO4। ये बी नंबर होगा, Na3PO4 बी नंबर होगा, बी नंबर, सोडियम फॉस्फेट का सूत्र। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।